Assalamu alaikum. I am Aksa Mansoor. Today in this lecture I am going to explain stability constant of coordination compounds or complexes. अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट से मुराद है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज़। एसोसिएशन मतलब कि फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बनने को हम कहते हैं एसोसिएशन। तो जब भी दो चीज़ों के मिलने से किसी नई चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब चूँकि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के मिलने से बनता है, इट मीन्स के association between central metal atom and ligand will be called stability constant. एक और बात आपने याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी, उतना ही स्टेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या उस कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी नाम दे सकते हैं। अब आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है M+4L। M स्टैंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम एंड L स्टैंड फॉर लिगेंड्स एंड 4 रिप्रेजेंट के सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड्स अटैच हैं। यहाँ पे 6 लिगेंड्स भी अटैच हो सकते हैं और n नंबर ऑफ लिगेंड्स भी अटैच हो सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अब जब भी एक इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस वक्त हमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है, यानी Kc। आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा है कि हमें Kc ऑब्टेन होता है। तो Kc क्या होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc भी कहते हैं और इसी Kc को ही हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। इट मीन्स के जितनी ज़्यादा Kc की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी इट मीन्स के डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब एसोसिएशन ज़्यादा होगी इट मीन्स जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स बना है Ml4, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी अगर Kc यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वन इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट and another is overall stability constant. I'm going to explain these step by step. So let's begin with step wise stability constant. अब स्टेप वाइज इस नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म हो रही है, स्टेप बाय स्टेप कुछ हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप स्टेबिलिटी कांस्टेंट से मुराद है कि जब एक स्टेप में एक ही लिगेंड आकर अटैच होता है विद सेंट्रल मेटल एटम और कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उसका जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है उसके साथ मज़ीद आकर एक लिगेंड अटैच होता है। इन शॉर्ट के हर स्टेप में सिंगल लिगेंड आकर अटैच होता है। सारे अगर हमने लेट्स सपोज 4 लिगेंड्स लिए हैं तो 4 लिगेंड्स एक साथ एक ही स्टेप में अटैच नहीं होंगे विद सेंट्रल मेटल एटम, बल्कि 1 बाय 1 एक एक स्टेप में अटैच होंगे विद सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है कि सबसे पहले हमने एक ही सेंट्रल मेटल एटम लिया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही लिगेंड आकर अटैच हुआ है, और आगे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी दिया हुआ है कि 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में जो पहली इक्वेशन का हमें प्रोडक्ट मिला था उसी प्रोडक्ट में हमने एक सिंगल लिगेंड अटैच किया है और हमें ऑब्टेन हुआ कॉम्प्लेक्स Ml2। इसी तरह स्टेप 3 में हमारे पास K3 की वैल्यू आई, स्टेप 4 में K4 की वैल्यू आ गई, और इसी तरह जितने टोटल नंबर ऑफ़ लिगेंड्स आपने स्टार्ट में लिए हैं उतने ही स्टेप बाय स्टेप आपके पास लिगेंड्स आके अटैच होते जाएंगे। अब चूँकि हमने 4 लिगेंड्स लिए थे तो हमारा ये सारा प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। अब मैंने आपको ये कहा था कि 4 नंबर ऑफ़ लिगेंड्स भी आके अटैच हो सकते हैं, 6 नंबर ऑफ़ लिगेंड्स भी आकर अटैच हो सकते हैं, इसी तरह n नंबर ऑफ़ लिगेंड्स भी होते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो M+NL विच गिव्स अस MLN कॉम्प्लेक्स, और इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Kn से।
अब यहाँ पे हमने जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है K1 से K2 से K3 एंड सो ऑन। तो इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम β1, β2, β3 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स के K इज इक्वल्स टू और Kc इज इक्वल्स टू बीटा। नेक्स्ट ये बताया गया है कि ये जो हमारे पास MLN की फॉर्मेशन होती है, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में भी हो सकती है, जैसे कि M+NL विच गिव्स अस MLN कॉम्प्लेक्स, और साथ में इसका हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख दिया है। यहाँ पे हमने Kc की बजाय βN लिख दिया है और N इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास N नंबर ऑफ लिगेंड्स थे। अब यहाँ पे M क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। N stand for number of ligand and L is the ligand type involved. बीटा N रिप्रेजेंट कर रहा है होल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो याद रहे कि ये जो बीटा N है, एक तो हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कितना स्टेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होगा। दूसरा हमें ये बताता है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में किस नोयत की इंट्रैक्शन है, अगर स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये भी हमें ये बता रहा होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और ये तब ऑब्टेन होता है जब हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के तमाम स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले हमने 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स लिए थे, दैट्स वाई स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। इट मीन्स कि आपने K1 से लेके K4 तक इन सब को मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास K ऑब्टेन हो जाएगा, मीन्स कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो Kc इज इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 मल्टीप्लाई K4। देन आपने जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। Kc की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद हमारे पास ML4 बाय M और L4 ऑब्टेन हो जाएगा, मीन्स के ये β4 के भी इक्वल है। और अगर हमने 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स लिए हुए होते तब यहाँ पर आंसर आता β6। अगर n नंबर ऑफ लिगेंड्स हमने यहाँ पर लिए हुए होते तो हमारे पास आंसर आता βN। क्योंकि अंदर आप देखें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हमारे पास वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स ही 4 लिए थे। तो जो प्रोडक्ट होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन का, वो हमेशा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के। इसी तरह बीटा एन के लिए भी लिखा है βN इज इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 टिल Kn। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहले हम जनरली इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। NH3 यहाँ पे हमारे पास लिगेंड है और Cu2 पॉजिटिव हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है कॉपर आयन। तो टोटल हमने 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी कि 4 NH3 लाकर अटैच किए हैं और स्टेप बाय स्टेप अटैच किए हैं। एक स्टेप में सिर्फ एक ही लिगेंड अटैच हो रहा है। तो जो हमारे पास K1 है इसकी वैल्यू है 4.0, K2 की वैल्यू है 3.2, K3 की वैल्यू है 2.7 एंड एट द लास्ट K4 की वैल्यू है 2.0। अब यहाँ पे हमें कैसे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑब्टेन होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के तमाम स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो जब भी हम लॉग का कॉमन लेते हैं तो मैथ का ये रूल है, वो लॉग मल्टीप्लाई से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, साइन इसके चेंज हो जाते हैं। लॉग को कॉमन लिया है, लॉग फिर कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह जो पीछे मैंने आपको वैल्यू बताई है वो वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट था वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है। हम रिलेशनशिप देख लेते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में। अब याद रहे, हमें पता है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट से क्या मुराद है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज़। तो अगर हम इसका ऑपोजिट करें तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट से मुराद है कि डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज़। डिसएसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूट जाना, ब्रेक डाउन होना। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, फॉर्मेशन होना। तो इसका ऑपोजिट हो गया ये।
तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले ली है। यहाँ पे हम डिसोसिएशन कर रहे हैं सबसे पहले स्टेप में, और डिसोसिएशन की है हमने तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हुई है इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। दैट्स वाई हमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन हुआ है। और जब भी हम इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं KI से। इसी तरह दूसरे स्टेप में हमने एसोसिएशन की है, इसी जो हमारी इक्वेशन थी इसी इक्वेशन की हमने क्या किया है, एसोसिएशन की है, यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की है। तो पहले स्टेप में आपके पास क्या आ जाता है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। दूसरे स्टेप में स्टेबिलिटी कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ऑब्टेन होता है। तो हमें ये पता चलता है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट आपस में रेसिप्रोकल हैं, यानी कि बीटा इज इक्वल्स टू 1/KI। क्योंकि जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे थे वहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एसोसिएशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिसएसोसिएशन के प्रोडक्ट के इक्वल था। अब दोनों में फ़र्क आ गया है। एसोसिएशन के यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट के केस में एसोसिएशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के केस में वो डिसएसोसिएशन के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इससे बरक्स अगर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि KI जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की होगी। एंड आई रिपीट कि जब हमारे पास बीटा ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होगी। सेकेंडली, अगर KI मीन्स कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ही कम होगा, अब यहाँ पे बात मैं ज़्यादा की नहीं कर रही, कम की बात कर रही हूँ, जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। और अगर हम इससे ऑपोजिट देखें, अगर KI की वैल्यू ज़्यादा होती है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।